हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ बाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में जाने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 13 जुलाई से। तो जल्दी से जल्दी आप, अगर आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है, इसका कोर्स अवेल नहीं करा है, तो इसको जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने से पहले आपको क्या लेना है? आपको देना पड़ेगा रैंक 10 जो है, रेफरल कोड को यूज़ करना है। इसको यूज़ करते ही आपको जो है 10% का अपने फीस में डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस आपको आरती मैम के पर्सनल मेंटरशिप में आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। इस पूरा ये जो 13 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी जो है वो कंबाइंड रूप से कराएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी होगी कि नहीं होगी, इंटरव्यू के बारे में गाइडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, आपको ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक बार एडमिशन लेंगे तो आपका टिल सिलेक्शन तक आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनअकैडमी प्लस की हो जाएगी। और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुणवान टीचरों से पढ़ने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी देरी मत करिए। और 13 जुलाई से जो 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं और बाइलैंग्वेज भी हैं। तो आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी देर मत करिए और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। और ध्यान रखिएगा, आपको यूज़ करना है कौन सा कोड? RANK रैंक 1010। थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं जो है वायुमंडल में जल, यानी कि वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो इसमें बेसिकली हम लोग को 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। एक तो वर्षण के बारे में, यानी कि प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल जो होता है वो कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। और दूसरा कि क्लाउड्स जो होते हैं वो जो हैं कितने टाइप के होते हैं, जैसा कि इस 11th क्लास के NCERT में छोटा सा समराइज वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वर्षण होता है, बेसिकली जिसको प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल आप कहते हैं, तो ये वर्षण जो है वो कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वर्षण को पढ़ने से पहले कि इसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कैसे वर्षण तक कौन सी ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि रेनफॉल जो है हो रही है। अगर आज बारिश होगी तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जिसकी वजह से बारिश जो है वो होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है वो स्टेप होता है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। इवेपोरेशन के बाद जो स्टेप आता है वो आता है ह्यूमिडिटी का, यानी कि आर्द्रता जिसको बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी के बाद क्या होता है? होता है कंडेंसेशन, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? संघनन। और सबसे लास्ट में अब क्या होता है? इसी को बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण या वर्षा जिसको बोलते हैं या रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इवेपोरेशन होता है, सेकेंड स्टेप ह्यूमिडिटी होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है? कंडेंसेशन, और लास्ट में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप जो हैं हमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अगर मेंस में वर्षण के ऊपर लिखने को आ रहा है तो अगर सबसे पहले आप ये 4 स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद आगे अपना आंसर स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपने जो है वो वर्षण का जो बेसिक चीज़ है वो एटलीस्ट आपको पता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप तो ज़रूर मेंशन करिएगा। अब एक एक करके हम लोग हर एक स्टेप को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये पूरी जो थ्योरी थी वो क्या थी। तो सबसे पहले अगर इवेपोरेशन की बात करें, वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं, तो हमको पता है कि इवेपोरेशन होने के लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है? इवेपोरेशन की जो कंडीशन होती है इसके लिए वो होती है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ क्या है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है ना, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहाँ पर होगा? भाई ये वाटर बॉडी बनी हुई है, कोई वाटर बॉडी है, तो इसमें क्या है कि जो सन से लाइट आ रही है ये किस फॉर्म में आती है? SWR फॉर्म में। तो ये जो लाइट आ रही है इससे क्या हो रहा है? जल का ये जो वाटर बॉडी है ये गर्म हो रही धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर जो है वो जब बढ़ेगा तभी ये चीज़ हो पाएगी, है ना। वाष्पीकरण ऐसा नहीं है, विदाउट टेम्परेचर वाष्पीकरण पॉसिबल नहीं है। तो वाष्पीकरण होने के लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एयर है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करके आनी चाहिए इसके संपर्क में, जल के संपर्क में। तो हाई टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, प्लस यहाँ पर क्या है, जो विंड है वो भी मूव करनी चाहिए। कैसा? फास्ट मूवमेंट होना चाहिए।
विंड का फास्ट मूवमेंट होना चाहिए जिससे कि वो इवेपोरेशन के से जो वाटर वेपर निकल रहा है उसको क्या कर सके, ग्रहण कर सके। बेसिकली इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जो जल है उसका किस में कन्वर्ट हो जाना, वाष्प में, है ना। तो जल को, ये जो वाटर है इसको वेपर में कन्वर्ट कर देना ही क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में हम किसी भी बर्तन में अगर पानी गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो जल अगर आप गर्म कर रहे हो तो जल क्या होगा, धीरे धीरे उस जल की मात्रा कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, जो जल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हमारा जो वायुमंडल है इसमें स्टोर हो जाएगा, और जो हमारा बर्तन है उसमें जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जल का वाष्प के रूप में बदल जाना, इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, और इसके लिए हाई टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन थी कि भाई इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ठीक है ना, वाष्पीकरण क्या होता है। अब देखियो आर्द्रता का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि भैया देखो कोई भी एयर है, ठीक है ना, कोई भी एयर जो है वो फ्लो हो रही है, तो क्या होता है कि ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो कैसी, एक हो सकती है ड्राई, एक कैसी हो सकती है, एक होती है मॉइस्ट, यानी कि जो जिसको बोलते हैं आर्द्र वायु होती है, या ये क्या होती है, शुष्क वायु होती है। ठीक है ना, तो ड्राई का मतलब होता है उसको बोलेंगे उसमें जीरो ह्यूमिडिटी है, जीरो आर्द्रता है। यही जो इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर निकलते हैं, ये अगर किसी वायु में स्टोर हो जाते हैं, कोई वायु इवेपोरेशन से निकलने वाले वाटर वेपर को अपने अंदर रख लेती है, तो उसको मॉइस्ट एयर कहते हैं, मॉइस्ट एयर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो होती है। और ड्राई एयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो नहीं होती। ड्राई का मतलब क्या हो जाता है, सूखी एयर। सूखी का मतलब है इसमें कोई भी वाटर वेपर नहीं है, नो वाटर वेपर, तो वो क्या होती है, ड्राई एयर। और जिसमें वाटर वेपर होते हैं वो क्या होती है, मॉइस्ट एयर होती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा है, जितनी ज्यादा मात्रा होगी तो हम उसी को बोलेंगे आर्द्रता। अब ये बहुत ज्यादा मात्रा होती है तो हमें क्या होता है कि एक जैसे उमस, जिसको वर्ड हिंदी में वर्ड यूज करते हैं कि उमस हो रही है, काफी उमस हो रही है गर्मी के सीजन में। आपने देखा होगा जैसे जब बारिश हो जाती है, बारिश के बाद अचानक से अगर धूप निकल आती है, तो वायुमंडल में क्या होता है, वही जो बारिश होती है उसी का जो पानी होता है वो वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में फैल जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो वही हमारे बॉडी में लगने लगता है, जिससे बॉडी हमारी चिपचिपाहट होने लग जाती है। तो ये जो चिपचिपाहट का मौसम होता है यही होता है ह्यूमिड एयर का मौसम। ठीक है ना, तो उसमें यह बोला जाता है कि मॉइस्ट एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी की, तो यहां पर हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि जो बेसिकली ह्यूमिडिटी होती है वो तीन टाइप की होती है। एक ह्यूमिडिटी को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, एक को बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता, और एक को बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है ना, निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट। विशिष्ट का मतलब होता है क्या, स्पेसिफिक। और सापेक्ष का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगर दोनों में से इंपॉर्टेंट की बात करें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, सापेक्ष आर्द्रता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, वर्षण का सीधा संबंध होता है सापेक्ष आर्द्रता से। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, एक एक लाइन में जल्दी से समझ लेते हैं क्या बेसिक इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो सबसे पहले कौन सी ह्यूमिडिटी है, सबसे पहले है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उस चीज को कहते हैं जहां पर जो वाटर वेपर की बात करें, यानी कि जलवाष्प की बात करें, इन मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है जहां पर जो एयर है, नमी युक्त एयर है, उसमें कितनी ज्यादा वाटर वेपर की मात्रा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे ही हम लोग विशिष्ट आर्द्रता की बात करते हैं, ये देखो ये क्या बताया मैंने आपको, ये बताया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, यही वाटर वेपर जो है वो किस में होने चाहिए, वो होने चाहिए ड्राई एयर में। अगर ये वाटर वेपर कितना, ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर, अब देखो ड्राई एयर में वाटर वेपर का मतलब है कि उसमें बहुत ही कम मात्रा में वाटर वेपर होगा, इसलिए उसको ड्राई एयर बोला जा रहा है। मगर कुछ ना कुछ तो वाटर वेपर होता ही है, क्योंकि हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा होता है जलवाष्प। जैसे वायुमंडल कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, तो उसी एक गैस में वाटर वेपर भी एक गैस है। तो वाटर वेपर की अगर मात्रा कम होती है तो वो ड्राई एयर होता है, इसी को बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। और अगर वाटर वेपर जो है वो मॉइस्ट एयर में निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट आर्द्रता। ठीक है ना, तो खैर ये चीज समझ में आ रही है, तो ध्यान से देखो, इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता दिया एक एक लाइन में। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हमको लेना है, यानी कि यहाँ पर अगर लिख लेते हैं, आरएच से समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है तो देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि भैया
जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर इन एयर अपॉन जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इन एयर इनटू 100, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है, हमेशा परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? इनटू 100 करके। देखो कहने का मतलब है कितना वाटर वेपर एयर में है, कितना वाटर वेपर, अभी यहां से कोई एयर x चल रही है, उस x, वो x कितना वाटर वेपर अपने अंदर लिए हुए है, अपॉन उसमें कितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर होने की, उसकी कैपेसिटी कितनी है। देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कि एक बर्तन है, उसमें 10 लीटर दूध आ सकता है, तो करंट में कितना दूध है, करंट में जो मिल्क है वो है 2 लीटर, अपॉन जो वाटर वेपर, जो मिल्क की कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 10 लीटर की है, तो 2/10 इंटू 100, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ध्यान से, ये जो कैपेसिटी की बात मैंने तुमसे करी है, तो यहां पर एक वर्ड यूज होता है, यहां पर एक वर्ड यूज होता है सैचुरेशन का, सैचुरेशन। तो जब तक जो एयर है वो सैचुरेशन स्टेट में नहीं पहुंच जाती, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक कोई एयर अपनी सैचुरेशन स्टेट में नहीं पहुंच जाती है तब तक रेनफॉल नहीं होता है। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भैया एक जो है एयर है, वो क्या है, वो एयर ऐसे मूव कर रही है, इस एयर में टोटल वाटर वेपर, फॉर एग्जांपल की टोटल वाटर वेपर जो है वो 25 यूनिट्स हैं, 25 यूनिट इसमें वाटर वेपर है। अभी क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी जो है वो, फॉर एग्जांपल की इसकी कैपेसिटी जो है, यहां पे लिख देता हूं, इसकी कैपेसिटी है 100। तो जब तक ये जो 25 फिगर है ये 100 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि जो एयर है वो सैचुरेशन स्टेट में पहुंच गई है। जब तक एयर सैचुरेशन स्टेट में नहीं पहुंचेगी तब तक वर्षण नहीं होगा। अब देखो 25 वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इस एयर में है, वो इस एयर में है, मगर अभी कितने की कमी है इसको सैचुरेशन पे पहुंचने के लिए, तो इसको 75 वाटर वेपर यूनिट्स और चाहिए। तो अगर इसके एयर के पास 75 वाटर वेपर यूनिट्स आ जाते हैं तो इस फॉर्मूले में लगाइए, तो वाटर वेपर कितने हो जाएंगे, ऊपर की तरफ 100 और नीचे इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 100 इंटू 100 क्रॉस हो गया, तो कितना परसेंटेज आ गया, RH इज इक्वल्स टू 100%। तो कहने का मतलब है कि जब तक RH जो है, जब तक RH जो है वो 100% नहीं हो जाता, इसी चीज को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। और जब तक RH 100% नहीं हो जाता तब तक रेनफॉल नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि सैचुरेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी जो एयर है उसकी जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के बराबर जब तक उसमें वाटर वेपर नहीं चले जाएंगे तब तक वो सैचुरेशन स्टेट में नहीं जाएगी। और सैचुरेशन स्टेट का मतलब है कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और 100% कब होगी, अब सोचो कि अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल से देख लें, तो फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर इसकी कैपेसिटी है 30 की, ठीक है ना, तो अभी कितने वाटर वेपर जो एयर है उसकी जेब में कितने वाटर वेपर है, 25, और उसकी जो जेब का साइज है उसमें 30 आ सकते हैं। जब उसमें 30 वाटर वेपर चले जाएंगे तब वो रेनफॉल करने की कंडीशन में आ जाएगी। तो देखो एक वाटर वेपर ऐड हुआ, कितना हुआ, 26। क्या अभी दोनों इक्वल हैं? तो जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कैसे होगी, तो रेनफॉल नहीं होगा। एक वाटर वेपर और ऐड करो, कितने हुए, 27। क्या आप 27/30 इंटू 100 करा, हुआ, नहीं हुआ। एक और ऐड करा 28, एक और ऐड करा 29, एक और ऐड करा 30, तो 30 अपॉन कैपेसिटी कितनी थी, 30 इंटू 100, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 100%। अब अगर इसमें एक भी वाटर वेपर एंटर करेगा, अब अगर इस एयर में एक भी वाटर वेपर एंटर करेगा तो ये सैचुरेशन स्टेट अपने ड्यू पॉइंट से, अपने ड्यू पॉइंट का मतलब होता है ओशांक बिंदु, ओशांक बिंदु से क्रॉस कर जाएगी। और जब ये अपने ड्यू पॉइंट को क्रॉस कर जाती है कोई एयर, तो वो रेनफॉल करती है। उसमें प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, और कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद ही जो है वो रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इसको एक बारी ऐसा समराइज वे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भैया जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो एयर है, जो वायु है, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए संतृप्त। और संतृप्त कैसे होगी, जब उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो कितनी हो जाए, वो बराबर हो जाए जितना वाटर वेपर वो क्या करे है, कंटेन करे है।
कंटेन करे। जो संतृप्त होने के बाद इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100%। और यही कंडीशन क्या होगी, यही कंडीशन होगी वर्षण की। और जो एयर है उसमें वो कैसे, तो जब इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के बाद जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर की बात करें, जो वाटर वेपर होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो इस एयर में जाएगा। और इवेपोरेशन कैसे होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन होगा, फिर वाटर वेपर निकलेंगे, वाटर वेपर इस एयर में जाएंगे, एयर जो है वो संतृप्त होगी, संतृप्त का मतलब है RH = 100% होगा। उसके बाद कहीं जाकर वर्षण की कंडीशन होगी। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो, एक और चीज लिख रहा हूं कि जब भी हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पे जो वायु है उसका क्या होता है, वायु का आरोहण होता है। वायु क्या होती है, वायु क्या कर जाती है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है वायु का। इसी को क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे ना कन्वेक्शन। ठीक है ना, तो वायु का कहाँ पर, जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये कोई स्थल है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम है और यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो वायु क्या करेगी, यहाँ से आने वाली वायु, यहाँ से आने वाली वायु यहाँ पर रुक नहीं पाएगी, यहाँ से क्या कर जाएगी, ऊपर अपलिफ्ट करेगी। तो जब वायु का आरोहण होता है तो वायु क्या ऊपर जाती है, तो वायु का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। पहले यहाँ पर क्या था कि वायु जो थी वो इस सतह के संपर्क में आने पर चालन विधि के द्वारा, चालन के द्वारा यानी कंडक्शन के द्वारा क्या हो गया था, एयर जो थी वो हीट अप हो गई थी, वो गर्म हो गई थी। एयर के गर्म होते ही, मेरी बात ध्यान से सुनो, एयर के गर्म होते ही एयर क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। जब कोई भी चीज़ एक्सपेंड करती है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है। जब कोई भी चीज़ एक्सपेंड करती है, ये एयर है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर अगर हाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये एयर एक्सपेंड करेगी और इसमें अभी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे थे, अब मॉलिक्यूल्स की पोजीशनिंग देखो ऐसे हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब देखो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनके बीच में देखो जगह खाली हो रही है, उनके बीच में जब जगह खाली हो रही है तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहीं पर आएंगे क्या, वाटर वेपर आके स्टोर होएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर, वाटर वेपर जब आके स्टोर हो जाएगा, और वाटर वेपर स्टोर होने के लिए हमको पता है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है ना, यानी कि आर्द्रताग्राही नाभिक। जब तक इस वायु में कुछ धूल के कण, कुछ नमक के कण, ऐसे कण नहीं होंगे जो वाटर वेपर को अपने पास होल्ड करके रख सकें, तब भी क्या कहते हैं कि इसमें वाटर वेपर कंटेन नहीं होगा, चाहे सारी कंडीशन फुल हो जाए। तो आर्द्रताग्राही नाभिक का होना भी बहुत जरूरी है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, डबल हैश बना दो इसमें, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो अगर वायु में ऐसे धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, जिनको आर्द्रताग्राही नाभिक बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, यही न्यूक्लियाई जो है वाटर वेपर को कंटेन करेंगे। तो जब वाटर वेपर को ये न्यूक्लियाई कंटेन कर लेंगे तो हमको पता है ये वायु जब ऊपर जाती है, और कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। ऊपर जा रही है वायु, ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर बना है। लो प्रेशर किस लिए बना है, क्योंकि यहां पर हाई टेम्परेचर बना है। जब वायु इन सारे वाटर वेपर को लेकर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर जहां पर भी डाउन होता है तो अब एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन, जो हम लोग ये कंडेंसेशन बोल रहे थे। इसी संघनन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जब ये ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर लॉस हो रहा है ना, कोई भी चीज़ का टेम्परेचर जब वो चीज़ ठंडी होती है तो ऊष्मा का ह्रास करती है, ऊष्मा रिलीज करती है, तभी उसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो जब ऊष्मा रिलीज करेगी, यहाँ पर संघनन का मतलब है, कंडेंसेशन का मतलब है, जो वाटर वेपर है वो सब आपस में पास पास आ जाएंगे, जो बूंदे हैं वो पास पास आ जाएंगी, संघनित हो जाएंगी और संघनित होके जल का फॉर्म ले लेंगी। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो जलवाष्प है, जो जलवाष्प है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ध्यान देना इस बात को, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जलवाष्प जो है वो जल में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊष्मा का ह्रास हो रहा है। इसी प्रोसेस के थ्रू जब संघनन प्रोसेस हो जाएगा तब वहां पर क्या होगा, फिर वर्षा या वर्षण होगा। ठीक है ना, यही जो जल है वो अब क्या हो जाएगा, जब ऊपर वायु जाएगी, टेम्परेचर डाउन होगा तो वायु क्या हो जाएगी, वायु जो है वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी।
जब वायु भारी हो जाएगी तो इसमें जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो कंडेंसेशन में अब जब जल बन जाएगा तो देखो वाटर वेपर का वेट और जल का वेट में बहुत डिफरेंस है। तो जब जल बन जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू अब जैसे ही वायु जो है वो भारी होगी और उसमें जो संघनन होगा, संघनन के बाद जब वर्षा हो जाएगी तो वर्षा होने के बाद जब वायु भारी होगी तो वायु क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगी तो क्या बना देगी, हाई प्रेशर बना देगी और वर्षण वहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, हाई प्रेशर में कभी भी वर्षा नहीं होगी, हमेशा वर्षा कहां पर होती है, लो प्रेशर में। तो इस पूरे ये जो पूरा थ्योरी थी वो थी कि बेसिकली जो वायु है वो किस तरीके से वायु का आरोहण हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वायु ऊपर जा रही है। अब ये कौन सी वायु है, इसमें ऑलरेडी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, ये वाटर वेपर अपने में कंटेन कर चुकी है और जब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100% पहुंचेगी, तब वहां पर क्या होगा, फिर संघनन होगा। संघनन क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ऊष्मा का लॉस हो रहा है। ऊष्मा का लॉस होने के बाद टेम्परेचर डाउन होगा। संघनन का मतलब है सारे जलवाष्प जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में, और जल जो है वो पृथ्वी पर वर्षा कर देगा। वर्षा करने के बाद वही वायु जब जिसका टेम्परेचर डाउन हो गया है वो क्या हो जाएगी, वो फिर से संकुचित हो जाएगी, उसके वापस से क्या हो जाएंगे, जो अणु है वो पास पास आ जाएंगे। तो जब वायु भारी हो जाएगी तो वायु का नीचे अवरोहण हो जाएगा, अवरोहण के बाद क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना, हाई टेम्परेचर होना और लो प्रेशर होना। ठीक है, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों चीजों में कोई भी चीज अगर नहीं होगी तो वर्षा होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब देखो, आप देखेंगे कि राजस्थान में या डेजर्ट की बात करें, रेगिस्तान में, वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो लो प्रेशर भी हो सकता है वहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से। बट वहां पर एयर में क्या होता है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर नहीं होता है। तो जब मॉइस्चर नहीं होता है तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा, भले ही टेम्परेचर हो। तो यानी कि अगर बात करें, हाई टेम्परेचर का होना भी बहुत ज़रूरी है, प्लस लो प्रेशर का होना भी बहुत ज़रूरी है, प्लस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का होना भी बहुत ज़रूरी है, प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, ये सारी चीज़ें जब होंगी, उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये चारों कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है वर्षण होने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि जो वर्षण है वो होता कैसे है, इसकी क्या कंडीशन होती हैं। तो देखो ध्यान से, तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देख ली। अब जो ये हम इसमें ये है कि जो वर्षण है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। देखो कौन कौन सा, एक होती है कैसी, संवहन वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा, और एक होती है वाताग्र, है ना, फ्रंटियल। संवहन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेन बोलते हैं। पर्वतीय को क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल वही है कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या कि भैया टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करने पे क्या होगा, वायु का आरोहण होगा। वायु का आरोहण है तो जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाए, 100%, फिर क्या होगा, संघनन होगा, और फिर क्या होगी, वर्षा होगी। तो इस टाइप की जो वर्षा है, यानी कि अगर बात करी जाए तापीय जनित की बात करें तो वो वर्षा किस टाइप की होती है, संवहनी वर्षा होती है। और बेसिकली ये वर्षा होती कहाँ पर है, ये वर्षा होती है इक्वेटर पे। इक्वेटर यानी कि विषुवती 0 डिग्री के आसपास क्या होता है, हमेशा साल भर टेम्परेचर कितना रहता है, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहता ही है पूरे साल। ठीक है, तो उस जगह पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो हमेशा क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो वहां पर वायु का आरोहण होता है। और वहां पर क्या है, अब देखो 0 डिग्री के आसपास ओशियंस भी हैं, कई सारे, कितने बड़े बड़े ओशियन है, वाटर बॉडी है, तो ये मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होनी है। वहां पर लो प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है और हमेशा एयर के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। देखो टेम्परेचर का रिलेशन होता है इसकी कैपेसिटी से। अगर किसी जो वायु है उसमें क्या कराना है कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो हम क्या करें, और ज़्यादा टेम्परेचर दें। जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ये उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ये उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो वो उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर समा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वो मोस्टली कहाँ पर होती है, इक्वेटर पे होती है संवहनी वर्षा। और अधिकतर दोपहर के या शाम के समय, हमेशा पूरे साल भर यहाँ पर वर्षा होती है। तो क्या होता है कि अब शाम के दोपहर के बाद क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, अब जिससे वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, तो इस वजह से वर्षा का रीज़न बन जाता है। तो इस तरीके से अगर बात करी जाए तो ये होता है संवहनी वर्षा। ठीक है,
जो नॉर्मल मैंने आपको बताई इक्वेटर पे होती है, ठीक है। अब देखो पर्वतीय वर्षा की बात करते हैं तो हमको पता है कि जब वायु है तो वायु में अगर मॉइस्चर है, अगर उसमें आर्द्रता है तो वायु जो है वो पर्वत के शिखर पे चढ़ेगी। अगर इसका स्लोप जितना तीव्र होगा, जितना तीव्र इसका स्लोप होगा, उतनी तेजी से वायु जो है ऊपर चढ़ेगी, तेजी से ऊपर हो जाएगी वायु। जितना इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, मंद होगा, उतनी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। जितना धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी देर से वर्षा करेगी, और जितना तेजी से ऊपर चढ़ेगी उतना क्या है, जल्दी जो है वो वर्षा होगी। तो पर्वत के यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा। अब रेनफॉल होने के बाद क्या होगा कि भैया इस वायु में जितना मॉइस्चर था इसने सारा यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि इसकी ढाल तीव्र है। ढाल तीव्र होने का मतलब है कि वायु का जल्दी से ऊपर चढ़ जाएगी, और जितनी जल्दी अपना टेम्परेचर डाउन करके कंडेंसेशन का प्रोसेस कर देगी उतनी जल्दी रेनफॉल कर देगी। तो अब यहाँ पर रेनफॉल कर देगी तो अपना सारा मॉइस्चर रिलीज कर देगी। जैसे ही वायु जो है वो दूसरी तरफ आएगी तो अब वो क्या हो जाएगी, वो क्या है, वो ड्राई है, उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसा क्या कैसा रीजन बन जाएगा, वृष्टि वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेन शैडो रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे विदर्भ का रीजन आपने इंडिया में देखा होगा, तो विदर्भ में यही है कि भैया पहाड़ के जो दूसरी तरफ वाला रीजन होता है वहां पर वर्षा हो ही नहीं पाती, क्योंकि सारी जो है वो पवना, ये जो पवन के भिमुख में डाल होता है वहीं पर सारी वर्षा कर देती है। दूसरी तरफ जाते जाते वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वहां पर कोई वर्षा नहीं हो पाती। तो इस टाइप की जो वर्षा होती है जो पर्वतों पर होती है, वायु के आरोहण से जो डिपेंड करती है किस पे, ढाल की तीव्रता पर। तो इस टाइप की जो रेनफॉल होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षण बोलते हैं या ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और देखो यार ये जो तीसरा वाला है वाताग्र फ्रंटल वाला है, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम लोगों ने फ्रंट्स पढ़े थे, एयर मासेस पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया कि दो एयर मासेस कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर या मॉइस्चर के। फिर कोई भी एक, चाहे वार्म हो चाहे कोल्ड हो, वो जो भी एक्टिव ज़्यादा रहता है, जो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, तो हमेशा वार्म मास जो है वो कहाँ जाता है, वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा। तो जब वार्म मास जो गर्म वायु राशि है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाने पे सेम प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का, उसके बाद क्या होगा, वर्षा होगी। तो वाताग्रों से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। देखो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है कि जो बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं, जिनको मेघ बोलते हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि बादलों को जो है डिवाइड करा जाता है, उसकी क्राइटेरिया क्या होते हैं, इसके क्राइटेरिया होते हैं कि बादलों की ऊंचाई क्या है ना, इसका जो है वो घनत्व कैसा है ना, इसकी पारदर्शिता कैसी है। तो इस आधार पर देख लेते हैं। तो ऊंचाई को अगर क्लासीफाई करें तो तीन टाइप के जो है क्लासिफिकेशन है। एक जो है वो सबसे ऊंचे, एक जो है वो मध्यम ऊंचाई के बादल, ठीक है ना, और तीसरे क्या होंगे, सबसे निम्न ऊंचाई के। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो देखो ध्यान से, अगर इन्हीं तीन पार्ट में क्लासीफाई करेंगे तो सबसे ऊंचे जो बादल होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, साइरस क्लाउड्स बोलते हैं या पक्षाभ मेघ बोलते हैं, पक्षाभ मेघ। इनकी जो हाइट होती है, ये स्थल से कितनी ऊपर बनते हैं, ध्यान से देखना, ये बनते हैं 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है क्लाउड्स बनते हैं, पक्षाभ जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाइट कलर इनका होता है, वाइट कलर के क्लाउड होते हैं। और सबसे मैक्सिमम एरिया की बात करें इन स्काई, ये क्या करते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। बहुत बड़े एरिया में ये लोग फैले होते हैं, वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा हाइट पे पाए जा रहे हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं पक्षाभ, ठीक है। दूसरे टाइप के क्लाउड की बात करें तो देखो, इससे कम हाइट पे जो क्लाउड मिलता है उसी का नाम है, उसी को बोलते हैं कपासी मेघ, ठीक है ना। कपासी मेघ, इनकी हाइट कितनी होती है, 4000 से 7000 मीटर तक की इनकी हाइट होती है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा सर्किल शेप में होते हैं, सर्किल शेप में होते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके जो बादल दिखाई देते हैं आकाश में, जैसे रुई, एनसीईआरटी में जो वर्ड है, जैसे हमारा जो रुई है, रुई कैसी होती है, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होती है। तो इस टाइप के मेघों को क्या बोलते हैं, कपासी मेघ बोलते हैं, ठीक है। इनकी भी हाइट कैसी होती है, 4000 से 7000 मीटर तक की होती है। अगर इसके अलावा बात करें तो एक टाइप के बादल आते हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स, है ना, या स्तरीय मेघ बोलते हैं। एक आपने क्लाउड देखा होगा कि वो क्लाउड का स्ट्रक्चर ऐसा, ये क्लाउड है बट इसमें क्या होता है, बीच बीच में ऐसी लेयर्स दिखाई पड़ रही होती हैं, परतदार होती हैं। तो स्ट्रेटस का मतलब ही स्तर का नाम ले रहा है, तो ये परतदार क्लाउड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब भी आप देखोगे ना, परतदार क्लाउड जो दिखेंगे वो कौन से क्लाउड होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं।
और एक और क्लाउड जो क्लाउड है वो सबसे निम्न ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रेटस क्लाउड है ये क्या है, ये मध्यम ऊंचाई में आता है, और जो निम्न ऊंचाई का है उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड, है ना, या उसको बोलते हैं मेघ वर्षा करने वाले, ठीक है ना, मेघ जो वर्षा मेघ बोलते हैं ना, वर्षा मेघ, ठीक है। तो ये सबसे निम्न सतह से बहुत ही कम पास होते हैं। इनका जो कलर होता है वो कैसा, ग्रेइश कलर में पाए जाते हैं या ब्लैकिश कलर इनका होता है ना। अब इनकी खास बात ये होती है कि भैया ये अब देखो ब्लैक कलर है तो यहीं से तुम समझ जाओ, जो ब्लैक कलर होते हैं, जो डार्क कलर होते हैं वो क्या है, वो सनलाइट को अंदर नहीं आने देते हैं, सनलाइट को पूरा ऐसा क्या हो, तो इन लोग क्या करते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं सनलाइट के लिए, है ना, ये उसको ट्रांसफर नहीं होने देते धरती तक। तो ये भी याद रखना, ये ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है, क्यूमुलस वर्षा मेघ बोलते हैं। तो इस टाइप के जो क्लाउड्स हैं वो एनसीईआरटी में गिवन है, जो मैंने आपको एक एक लाइन में समझा दिया। तो बाकी आप ये चीज़ें ना एनसीईआरटी में अब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, वर्षण क्या होता है, कितने टाइप का होता है, आर्द्रता कितने टाइप की होती है, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता का इतना इंपॉर्टेंस क्यों लिया जाता है, जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तो वर्षण नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो अगला टॉपिक हम लोग अब जल्दी डिस्कस करेंगे जो क्लाइमेट के बारे में या ओशियन जो है महासागर के बारे में, दोनों में से देख लिया जाएगा किसके बारे में पढ़ना है। तो आप घर पे पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, जय हिंद।